स्क्राइबर के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेंट स्क्राइबर के बारे में पढ़ा था कि इसका एक सिरा नुकीला होता है, दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर नुकीला होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो मुड़े हुए सिरे का प्रयोग छोटे माप की लाइन लगाने, जैसे 1 mm या 1.5 mm इत्यादि बेलनाकार खोखले जॉब के अंदर घुसकर सर अगर हमको लाइनिंग करनी होती है तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर के बारे में। ये एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर क्या है सर, गौर फरमाइएगा। एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर की अगर हम बात करें, नामे है इसका एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब हुआ ये जो है यहां पर ये देख रहे हो, ये यही सर इसी से चिन्ह लगाते हैं हम लोग। ये एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर की अगर हम बात करें, देखिए ये जो एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर है, इसमें ये जो स्लीव है इसी से हम लोग सर मार्किंग करते हैं। ये इसी को हम स्लीव कहते हैं। इसी स्लीव की सहायता से हम लोग मार्किंग करते हैं। हम लोग मार्किंग एंड मार्किंग टूल पढ़ रहे हैं। प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार है। ये जो मार्किंग करने के लिए ये जो आप देख रहे हो, यही मार्किंग टूल है। इसी के द्वारा हम लोग ऐसे ऐसे करके मार्किंग करते हैं। ये ऐसे रहता है, इस टाइप का रहता है। इसको ऐसे करके हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। ऐसे करके आप जिस पर भी ऐसे कर दोगे वो मार्किंग हो जाएगा। तो इसको एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर कहते हैं। कहता है इस प्रकार के स्क्राइबर में स्लीव होता है जिसकी बॉडी पर नर्लिंग की हुई होती है। ये जो स्लीव होता है सर, इसकी बॉडी पर पूरा यहां से वहां तक नर्लिंग की होती है। नर्लिंग का काम है सर पकड़ने में आसानी प्रदान करना। इसकी पूरी लंबाई में सेंटर होल सुराख बना हुआ होता है जिससे हम लोग एडजस्ट करते हैं, जिससे साधारण स्क्राइबर को लगाया जाता है और कहीं पर भी एडजस्ट करके क्लैंप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इसकी लंबाई 200 mm तक होती है। अब देखो कहते हैं इस पर देखो ये गोल सुराख होता है। यही सुराख को हम आगे पीछे करते हैं तो ये जो स्क्राइबर है वो आगे पीछे हो जाता है, और जिसके कारण हम एडजस्ट करके इसके साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। इसकी लंबाई 200 mm तक मैक्सिमम होती है। इसकी लंबाई मैक्सिमम कितने mm होती है? 200 mm। कुछ खास नहीं है ये। लेकिन जो अगला है आपका ऑफसेट स्क्राइबर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ऑफसेट स्क्राइबर। क्या था सर? स्क्राइबर का काम था चिन्ह देना। देखो ये स्ट्रेट स्क्राइबर था, इस स्क्राइबर में जब हम आते थे तो ये स्क्राइबर का काम क्या था? मेनली चिन्ह दे देता था। ये स्क्राइबर का काम क्या था? चिन्ह लगाना। और चिन्ह लगाने के लिए हम लोग इस स्क्राइबर का प्रयोग करते थे। अब मामला ये है कि ये जो स्क्राइबर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये एडजस्टेबल ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट का मतलब होता है वह स्क्राइबर जो विस्थापित होता हो। ऑफसेट का मतलब होता है वह स्क्राइबर। सर अभी आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत अगर हो रही होगी तो हम फिर से रिवीजन करेंगे। जब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तब खुद से पूछेगा कि हमको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि सर मात्र 13 से 14 चैप्टर पढ़ के जॉब होता है तो इतना आसान है भी नहीं। विस्थापन, अगर आप सर अंतिम तक रेगुलरली बने रहते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब कहते हैं ऑफसेट स्क्राइबर। नाम है इसका ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है वह स्क्राइबर जो विस्थापित होता हो। देखिए ये स्क्राइबर है और ये स्क्राइबर विस्थापित होता है। इसको जैसे आप खोलोगे, इसको खोलोगे तो ये अप या डाउन हो जाएगा, इसीलिए इसको हम ऑफसेट स्क्राइबर कहते हैं। वह स्क्राइबर जो विस्थापित होता हो। तो कहता है ऑफसेट स्क्राइबर वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है। देखो इसको हम कहते हैं वर्नियर हाइट गेज। जब आप वर्नियर कैलिपर पढ़ोगे, वर्नियर हाइट गेज पढ़ोगे तो आपको हम ये गेज पढ़ाएंगे वहां। इसको हम वर्नियर हाइट गेज कहते हैं। आगे आप नेक्स्ट चैप्टर, कमिंग चैप्टर्स में पढ़िएगा। वर्नियर हाइट गेज कहते हैं। तो कहता है ऑफसेट स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है। देखो ये वर्नियर हाइट गेज है, इसके साथ ये ऑफसेट स्क्राइबर प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ये ऑफसेट स्क्राइबर प्रयोग में लाया जाता है। कहते हैं ऑफसेट स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है जिससे शुद्धता में मार्किंग की जा सके। अब इसको जैसे आप इसको ऐसे ऐसे घुमाइएगा, इसको ये वर्कपीस को ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो इस पर ऐसे करके ये निशान लगा देगा। ऑफसेट स्क्राइबर की अगर हम बात करें, इस चैप्टर का पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया है। ऑफसेट स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग करके शुद्धता में मार्किंग किया जाता है।
अब सर है डिवाइडर। डिवाइडर तो आप देखे भी होंगे, ये डिवाइडर है आपका, खूब देखे होंगे, आप यूज भी किए होंगे, अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप यूज किए होंगे। सर पीडीएफ कहां मिलेगा, हम बताते हैं सर आपको पीडीएफ कहां मिलेगा। एक टेलीग्राम पे जाइएगा, एसके झा फिटर खोलिएगा, एसके झा फिटर खोलिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, जिसमें 2050 मेंबर है। इसमें 1000 प्लस मेंबर हैं। आप इसको खोलिएगा, इस पे सर आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। प्रीतम जी आपको भी पढ़ना है, गौर फरमाइएगा। ये है डिवाइडर। डिवाइडर बहुत सारा काम करता है, आज हम लोग मेनली डिवाइडर ही पढ़ेंगे। ये डिवाइडर भी एक प्रकार का मार्किंग टूल है। ये मान लो अगर सीट है, प्लेन ड्राइंग सीट है, अगर ये ड्राइंग सीट है तो डिवाइडर का काम क्या है? डिवाइडर का काम है बहुत सारा है। देखिए, इससे ये आपके सर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी आप जो प्रकाल बॉक्स आप यूज करते होंगे उसमें भी ये रहा होगा। इसमें ये देखो, ये सिरा जो होता है एकदम नुकीला होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हार्ड व टेम्पर किया हुआ होता है। कम दाम का लोगे तो उसका नोक जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, ज्यादा दाम को लोगे तो टेढ़ा नहीं होगा। तो ये जो डिवाइडर है, कहते हैं डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। देखो, ये कहीं पर भी मार्किंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, कहीं पर भी मार्क कर देना है तो इसका प्रयोग कर लेंगे। कहते हैं डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके एक सिरे नुकीले अर्थात तेज धार वाले होते हैं। ये जो सिरा होता है, ये एक सिरा नुकीला, ये एक सिरा नुकीला या तेज धार वाला होता है। ये जो सिरा होता है ये नुकीला या तेज धार वाला होता है। अब देखो, कहता है डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए, इसका जो ये सिरा है इसको नुकीला बनाने के लिए हम लोग सर यूज करते हैं इसको ऑयल स्टोन को। इसको हम लोग ऑयल स्टोन कहते हैं। इस पर सर धार करते हैं। कभी सर अगर आप देखे होंगे धार करते हुए, अगर कभी वो बढ़ई वगैरह को देखे होंगे, ऐसे ऐसे करके धार करता है, ऐसे ऐसे करके, तो वो जो स्टोन यूज करता है रुखड़ा सा, उसको हम ऑयल स्टोन कहते हैं। जो स्टोन यूज करता है, ये जो स्टोन यूज होता है इसको हम सर ऑयल स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको सर? ऑयल स्टोन कहते हैं। कहता है डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है, इस पर सर ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के हम लोग नुकीला बनाते हैं। अगर नुकीला नहीं होगा तो जहां दाबिएगा सर वो धसवे नहीं करेगा तो फिसलेगा। कहता है ये प्राय हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, और इसके पॉइंट को, ये जो पॉइंट होता है इसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इसके पॉइंट को क्या कर दिया जाता है मेरी जान? हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, जिसके कारण यह मुड़ता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं नेक्स्ट, इसे माइल्ड स्टील का भी बनाया जा सकता है और इस पॉइंट को केस हार्ड कर दिया जाता है। माइल्ड स्टील का बना, केस हार्ड करना मतलब होता है बाहरी सतह को हार्ड करना। एक चैप्टर है हीट ट्रीटमेंट, उसके बाद उसमें हम आपको हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इस सब का एक ओवरऑल मतलब आप समझिए, हार्ड कर देना। क्या कर देना? हार्ड कर देना। तो कहता है ये माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं और ये हार्ड कर दिया जाता है। अब देखो इसका प्रयोग कहां कहां होता है? किसी जॉब के सरफेस पर चाप या वृत्त खींचने में। देखो यहां पर इस जॉब के सरफेस पर चाप या वृत्त खींचने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये खींच भी रहा है। आज इलेक्ट्रीशियन था नहीं, आज के अल्टरनेट में फिटर होता है मेरी जान। उसके बाद किसी जॉब की सरफेस पर खींची हुई लाइन को बराबर भाग में बांटने के लिए, देखो ये लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन को बराबर भाग में ऐसे करेंगे, फिर यहां से ऐसे करेंगे, फिर यहां से ऐसे करेंगे, फिर यहां से ऐसे करेंगे, तो बराबर भाग में किसी लाइन को हम बांटने के लिए भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं स्टील रूल। स्टील रूल यही हुआ जिसको आप स्केल कहते हैं। स्टील रूल को आप स्केल भी कहते हैं। स्टील रूल को आप स्केल कहते हैं। कहता है स्टील रूल से माप को जॉब पर स्थानांतरित करने के लिए, मान लो कि ये जॉब है, ये जॉब या ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस पर स्टील रूल के साइज को हम स्थानांतरित करते हैं। मान लो कि यहां से 4 mm ले लिए, यहां 4 mm लेके यहां 4 mm पे ऐसे चिन्ह मार दिए, ऐसे चिन्ह मार दिए, ऐसे चिन्ह मार देंगे तो ये यहां से स्टील रूल पे साइज ले करके वर्कपीस पर साइज को स्थानांतरित करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं।
कहते हैं स्टील रूल से माप को जॉब पर स्थानांतरित करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। स्टील रूल से माप को जॉब पर स्थानांतरित करने के लिए स्टील रूल है, इससे माप लेते हैं और जॉब पर ऐसे लेके ऐसे स्थानांतरित करके उतना ही साइज हम लोग चिन्हित कर लेते हैं। इसके लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इसका गौर फरमाइएगा। हम बात कर रहे थे स्टील डिवाइडर की। देखो ये डिवाइडर है। डिवाइडर की अगर हम बात करें तो डिवाइडर का जो ये वाला सिरा है इसको नुकीला रखा जाता है। नुकीला बनाने के लिए हम लोग ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं। नुकीला बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं और इसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इसको हार्ड व क्या कर दिया? टेम्पर कर दिया जाता है और केस हार्डनिंग के द्वारा भी इसको हार्ड कर दिया जाता है। अब इसका काम क्या क्या है? इसका काम है सर ब्रेथ खींचना। इसका काम है किसी लाइन को ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर देना। इसका काम है स्टील रूल से माप को लेकर के वर्कपीस पे ट्रांसफर करना। और ये सर माइल्ड स्टील का या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका ये बना होता है? ये बना होता है मेरी जान माइल्ड स्टील का एंड हाई कार्बन स्टील का। माइल्ड स्टील का और हाई कार्बन स्टील का ये बना होता है। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील का। ये बना होता है किसका? माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अब सर हम लोग इसमें जो मेनली पढ़ेंगे, कहेंगे ये डिवाइडर नाम है इसका। डिवाइडर ये डिवाइड करता है, दो भाग में ये डिवाइडेड रहता है, इसलिए भी इसको डिवाइडर कहते हैं। ये नुकीला होता है इसका ये वाला सिरा। ऑयल स्टोन पे नोक को बनाते हैं या धार करते हैं। हार्ड व टेम्पर या केस हार्डनिंग द्वारा इसके नुकीले सिरे को हार्ड कर देते हैं। ये माइल्ड स्टील का या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका काम क्या क्या है? या तो सर्कल खींचना, या तो किसी भी लाइन को बराबर भाग में बांट देना, या स्टील रूल या स्केल के नाप को वर्कपीस तक ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ये इसके कार्य हैं। स्टोन क्या चीज का बना हो? चला स्टोन है तो क्या चीज का बना होगा? तुम कहेगा लोहा क्या चीज का बना होता है? लोहा का बना होता है। ऑयल स्टोन एक प्रकार का स्टोन है। अब आते हैं ट्रेमल पे। व्हाट इज ट्रेमल? ये है ट्रेमल, देखो नाम है ट्रेमल। ट्रेमल के द्वारा हम लोग इस टाइप के शेप को खींचते हैं। देखो कैसे खींच रहा है, एक बार देखोगे तो अपने समझ में आएगा थोड़ा बहुत। रॉयल स्टोन नहीं होता, ऑयल स्टोन होता है, जो एक प्रकार का स्टोन है। रंजीत जी, ये ट्रेमल है। अब गौर से देखिए इसके वर्किंग प्रिंसिपल को। तो ये एक एलिप्स के शेप में खींचता है, इस प्रकार का होता है। देखिए क्या किया, यहां एक पॉइंट को गाड़ दिए। नहीं देखता था इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कैसे ऐसे एक पॉइंट को गाड़ के ऐसे ऐसे घुमा देते थे तो सर्किल खिंच जाता था। वैसे ही ये एक पॉइंट को ऐसे सर ये रखे, ऐसे दूसरा पॉइंट से ऐसे ऐसे करके खींच दिए। इसको हम कहते हैं ट्रेमल। ट्रेमल से मेनली इलिप्स के आकार को खींचा जाता है। ये इलिप्स के आकार को खींचा जाता है। ट्रेमल से कौन सा आकार खींचा जाता है मेरी जान? इलिप्स का आकार खींचा जाता है। अब देखो ट्रेमल में भी क्या होता है, एक सिरे पर ये नुकीला धार होता है जिसको हम यहां लगा देते हैं, और दूसरा सिरा जो नुकीला होता है इससे सर हम लोग मार्किंग कर देते हैं। तो मेनली इससे सर इलिप्स के आकार को खींचा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका प्रयोग बड़े साइज, देखो इसमें सर जो तुम्हारा डिवाइडर था इससे छोटा साइज का वृत्त खिंचाएगा।
या इलिप्स खिंचाएगा? इससे सर बड़ा साइज का खिंचाएगा। आप कहिएगा कैसे? हाँ हाँ हाँ, देखा होगा। जय किशोर जी बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं। हजामत जो लोग करता है ना, हजामत जो करता है, तो हजामत में देखना नाई जो होता है वो धार करने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग करता है। इससे से करते रहे, धार करने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग करता है। अब देखिए इससे सर हम लोग करते क्या क्या है, इससे हम लोग बड़ा वृत्त खींचते हैं। जैसे इससे पहले का जो डिवाइडर था वो इतना ही बड़ा खुलता था, इसे से करके हम लोग घुमा के वृत्त खींच देते थे। लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा, जितना मन उतना बड़ा सर तुम वृत्त खींच सकता है। इससे हम लोग बड़े वृत्त खींचते हैं। इलिप्स का निर्माण इससे हम कर सकते हैं। कहते हैं इसका प्रयोग प्रायः बड़े साइज के वृत्त चाप मार्किंग करने के लिए किया था। चाप और वृत्त में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाप एंड वृत्त? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड आर्क? ये अगर ऐसा होगा तो इसको हम लोग सर्कल कहते हैं। गौर फरमाइएगा मेरी जान, गौर फरमाइएगा। अगर ये ऐसा हुआ तो इसको हम लोग सर्कल कहते हैं। अगर ये ऐसा हुआ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इसको हम लोग चाप कहते हैं। दिस इज द सर्कल, इसको हम लोग सर्कल कहते हैं, और इसको हम लोग आर्क कहते हैं, चाप कहते हैं। देखिए डिवाइडर इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है सर। हाँ, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल भी है सर। आशुतोष जी वेरी गुड। आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये सर सर्कल है और ये आर्क है, यही डिफरेंस है सर्कल और आर्क में। कुछ आर्क को मिलाकर सर्कल का निर्माण होता है। तो सर अगर आप ऐसे खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा तो ये आर्क बना देगा, ऐसे खींचिएगा ऐसे तो सर्कल बना देगा। इससे हम लोग सर्कल और आर्क दोनों बनाते हैं। कहता है इसका प्रयोग बड़े साइज के वृत्त चाप या मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ये 15 से, ध्यान दीजिएगा, ये 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। ट्रेमल का सब्सक्राइबर तेज धार वाला होता है। यही स्क्राइबर है, सब्सक्राइबर नहीं स्क्राइबर। ये जो स्क्राइबर है ये तेज धार वाला होता है। किसी का भी स्क्राइबर होगा तो वो तेज धार वाला होगा, नहीं तो सर चिन्ह नहीं लगा पाएगा। ट्रेमल को जंग से बचाने के लिए सर, ट्रेमल को ही नहीं सबको जंग से बचाने के लिए हम लोग समय समय पर क्या लगाएंगे? तेल या ग्रीस का प्रयोग करते हैं। सबको जंग से बचाने के लिए हम लोग समय समय पर किसका प्रयोग करते हैं? तेल या ग्रीस। तेल या ग्रीस कहीं भी लगा दीजिएगा तो जंग नहीं लगेगा। अब आते हैं सर नेक्स्ट पर, पंचिंग। व्हाट इज पंचिंग? अगर आपने कभी पंचिंग देखा होगा मेरी जान, तो पंचिंग ऐसे ही किया जाता है जैसे कि हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको पंचिंग समझ में आ रहा होगा। आप फिगर को देखिए, आपको गौर से देखिएगा तो आपको पंचिंग समझ में आया होगा। प्रीतम दास जी एकदम सही बोल रहे हैं आप। ये पंचिंग है, ये पंचिंग टूल है। ये पंचिंग टूल है और ये क्रिया जो है ये पंचिंग है। ये पंचिंग, ये पूरी की पूरी क्रिया जो है ये पंचिंग है। ये आपका पंचिंग टूल है और ये पूरी की पूरी क्रिया जो है ये पंचिंग है। तो कहते क्या है कि पंचिंग टूल, गौर फरमाइएगा जनाब, अगर हम पंचिंग टूल की बात करें तो ये पंचिंग टूल है आपका और ये कंप्लीट आपका पंचिंग प्रोसेस है। अब ये क्या क्या यूज करते हैं इसमें? एक हथौड़ा यूज करते हैं और एक पंच यूज करते हैं, और ये वर्कपीस है आपका, ये आपका वर्कपीस है। वर्कपीस को शॉर्ट में WP लिखते हैं। वेरी गुड गौरव जी। गौरव जी का कहना है कि ITI में जब पढ़े थे तो पहली बार पंचिंग देखे थे। पंचिंग तो घर में भी हम लोग यूज करते हैं सर। अब गौर फरमाइएगा, अब कहीं पर भी मान लीजिए सर कि ये आपने मार्क कर दिया है, ये ऐसे आपने मार्क कर दिया है,
मार्किंग टूल से। मान लीजिए कोई स्क्राइबर से ऐसे खींच के आप मार्क कर दिए, लेकिन वो पॉइंट ऐसे मार्किंग कर दिए, अब ये पॉइंट आपको स्थायी रूप से मार्क कर देना है कि एकदम ये पॉइंट कितनों इधर उधर हो तो ये पॉइंट हटे नहीं, तो ये एक बार ऐसे पंचिंग टूल लेके ठोक दो जोर से, कभी नहीं हटेगा। तो ये मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए, जैसे ये मार्किंग यहां पर किया हुआ है, ये मार्किंग किया हुआ है, ऐसे ऐसे करके वो मार्किंग ड्राइंग पे किया हुआ है, वर्कपीस पे किया हुआ है, लेकिन उसी को स्थायी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरी जान, पंचिंग कर देते हैं। पंचिंग कर दीजिएगा ना, पूरा भोकार के चिन्ह हो जाएगा। अब भोकार के चिन्ह ना हो जाएगा तो भैया वो कभी हटेगा नहीं। तो कहते हैं मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए ये जो मार्किंग किया हुआ है, ऐसे ऐसे कट्टम कुट्टा कर दिया, आप मार्किंग कर दिया, अब इसको स्थायी बनाना था, इसे करके पंच मार दीजिए एक बार। कहते हैं मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पंच कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको ड्रिलिंग करना है, यहां पर मान लीजिए ड्रिलिंग करना है। ड्रिलिंग करने के लिए आप अगर सर ऐसे करके सीधे वर्कपीस पे जाके ड्रिलिंग कीजिएगा ना, ड्रर करके ड्रिलिंग कीजिएगा, ड्रिल बिट ऐसे ऐसे भागेगा। लेकिन पहले से वो छेद छोटा सा किया हुआ रहेगा, ऐसे पहले पंचिंग कर दीजिए, पंचिंग करके पहले छोटा सा एक छेद कर दीजिए, अब तब उसमें ये ड्रिल बिट ले जाके सर उसको इसमें डाल दीजिए, तो इसी भयानक तरीके से उसी पॉइंट पर पंचिंग होगा, इधर उधर उसी पॉइंट पर ड्रिलिंग होगा, इधर उधर भागेगा नहीं। मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए पंचिंग किया जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहां हमको ड्रिलिंग करना है, ये ड्रिल बिट है, आपको पता होगा, ये मान लो आपका ड्रिल बिट है। तो अगर ये ड्रिल बिट है और यहां पर सर पंचिंग, आप ऑलरेडी पंचिंग कर दिया, देखिए पंचिंग करके पहले मार्किंग किया हुआ था, ऐसे ये मार्किंग किया हुआ था। अब मार्किंग को स्थायी करने के लिए यहां पर आपने पंचिंग करके एक छोटा सा छेद कर दिया, अब इसको ड्रिल बिट घुसा दीजिए, भर्र से ही पार से ऊपर हो जाएगा, इधर उधर भागेगा नहीं। तो कहते हैं ड्रिलिंग को अस्थायी बनाने के लिए पंचिंग का काम है, मार्किंग को अस्थायी बनाना। ड्रिलिंग से पहले पंचिंग कर देते हैं ताकि ये जो ड्रिल बिट है वो घुसने के बाद इधर उधर भागे नहीं, उसको एक छेद मिल जाए। अब पंच भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं ड्रिलिंग से पहले पंच करना अति आवश्यक होता है, ड्रिलिंग से पहले पंच करना अति आवश्यक होता है। इसकी बॉडी अष्टभुज आकार की होती है, ये जो बॉडी होता है सर, ये अष्टभुज आकार की होती है। 8 गो ऐसा ऐसा 8 गो सर भुजा होता है, ये अष्टभुज आकार की होती है। और ये जो होता है इसकी बॉडी पर नर्लिंग किया होता है, इसको हम नर्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नर्लिंग कहते हैं। सेंटर पंच, हाँ वेरी गुड जयकिशोर जी, वेरी गुड, सही कहा आपने, किसके लिए हम लोग सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। अब सेंटर पंच भी आगे पढ़ाएंगे सर हम आपको। देखिए, कहते हैं इस पर कहेगा कि बताओ कि अष्टभुज आकार होता है। अष्टभुज मतलब ये जो आप पंच देख रहे हो, ये जो आप पंच देख रहे हो ना, ये अष्टभुज होता है। अष्टभुज मतलब 8 गो चौकोर भुजा इस पर बना होता है। इसकी बॉडी अष्टभुज आकार की होती है और उसको बेलनाकार बनाकर नर्लिंग कर दिया जाता है। ये बेलनाकार आकार बनाकर इसको नर्लिंग कर दिया जाता है, इसको बेलनाकार बनाकर नर्लिंग कर दिया जाता है। अब कहता है यह प्राय हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील का नर्लिंग टूल, पंचिंग टूल होता है। इसको सर हार्ड व टेम्पर तो करेंगे ही, हार्ड व टेम्पर नहीं करेंगे सर, ये अपने इसको मारिएगा यही खुद मुड़ जाएगा। अब कहता है पंच के पॉइंट की हार्डनेस जो होती है वो 55 से 59, 55 टू 59 HRC होती है। HRC बोले तो रॉकवेल हार्डनेस नंबर, HRC बोले तो रॉकवेल हार्डनेस नंबर। अब देखिए, नर्लिंग का काम है सर ग्रिप, वेरी गुड, प्रीतम जी का सही कहना है। ये जो नर्लिंग हम लोग करते हैं ताकि पकड़े ना तो ग्रिप बने, ग्रिप बने मतलब पकड़ाए, प्लेन रहेगा तो पकड़ाएगा नहीं। अब आ जाइए सर इधर, यह है टाइप्स ऑफ पंच, दैट इज डॉट पंच। पहला पंच है आपका डॉट पंच, गौर फरमाइएगा। पहला है डॉट पंच। अब डॉट पंच की अगर बात करें सर, तो ये इसको हम पॉइंट एंगल कहते हैं, पहले भी हमने आपको बताया था, इसको हम पॉइंट एंगल कहते हैं और ये पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है। डॉट पंच का जो पॉइंट एंगल होता है, ये पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री।
डॉट पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है। डॉट पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो केवल और केवल 60 डिग्री होता है। कहते हैं ये है डॉट पंच, और डॉट पंच का पॉइंट एंगल होता है कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब सर गौर फरमाइएगा, कहता है इस प्रकार के पंच को 60 डिग्री के कोण पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका एंगल जो होता है वो 60 डिग्री के कोण पर, ग्राइंडिंग एक टूल है जिसके द्वारा धार करते हैं। देखता है साइकिल पे जाता है कैंची वगैरह में धार करने के लिए, और उसके पास जो टूल होता है उसको ग्राइंडिंग टूल कहते हैं। वैसे वो भी आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है, डॉट पंच का 60 डिग्री होता है। यही कोण जब 90 डिग्री हो जाएगा मेरी जान, तो वो सेंटर पंच हो जाएगा। इसका प्रयोग मार्किंग के पश्चात लाइनों पर डॉट लगाकर उन्हें स्थायी करने के लिए किया जाता है। देखो ये मार्किंग किए हुए हैं, गौर से देखो ये मार्किंग किया हुआ है। अब मार्किंग किया हुआ है तो इस लाइन को, ये जो मार्किंग करके हम एगो लाइन क्रॉस किए हुए हैं, तो इस लाइन का जो ये पॉइंट है इसको स्थायी बनाने के लिए हम लोग सर किसका प्रयोग करते हैं? डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। इसको स्थायी बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। अब है सेंटर पंच। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है। ये सेंटर पंच का भी काम सर मेनली पंचिंग करना है। कहता है यह कास्ट स्टील का बना होता है। इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री के पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग ड्रिल होल करने के लिए तथा पॉइंट की पंचिंग करने, सेंटर पॉइंट की पंचिंग करने के लिए किया जाता है। अब गौर फरमाइएगा, देखिए हमने आपको कहा, क्या कहा हमने प्यारे बच्चों? पंच। एक बार फिर से हम पढ़ाते हैं, फिर चलेंगे आगे। व्हाट इज पंच? प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है। देखिए जिसका पॉइंट एंगल जितना ज्यादा होगा, अगर ये पॉइंट एंगल ज्यादा है, पॉइंट एंगल अगर ज्यादा है, पॉइंट एंगल अगर ज्यादा है इसका मतलब मोटा होगा। और अगर पॉइंट एंगल कम है, अब अगर ये पॉइंट एंगल कम है तो हम इसको कहेंगे प्रिक, इसका मतलब ये पतला होगा। देखो पॉइंट एंगल ज्यादा है, अगर पॉइंट एंगल यानी 90 डिग्री है तो ये मोटा होगा। अगर पॉइंट एंगल कम है मतलब सर पतला होगा। कम है मतलब पतला होगा, पतला होगा तो 60 डिग्री होगा। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं अगर पंच मोटा है तो मोटा है, अगर पंच मोटा है मतलब पॉइंट एंगल ज्यादा होगा तो समझ लो मोटा है। अगर पॉइंट एंगल कम है समझ लो पतला है। अगर पॉइंट एंगल एकदम में कम है, एकदम ही 30 डिग्री है, तो समझ लो साफे पतला है। ये तो हो गया पॉइंट एंगल। अगर पॉइंट एंगल ज्यादा है इसका मतलब मोटा है, और अगर पॉइंट एंगल कम है इसका मतलब पतला है। साफे कम है तो और पतला है। अब देखो कहते हैं, हाँ प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है। वेरी गुड प्रीतम जी, विकास जी। तो ये जो पंच है इसमें अगर हम बात करें तो ये पंच में देखो ये नर्लिंग किया हुआ होता है। नर्लिंग कर देंगे मेरी जान तो क्या हो जाएगा? पकड़ने में आसानी होगा। इसका काम क्या क्या है पंच का? पंच का काम है सर कहीं पर भी अगर मार्किंग किया हुआ है तो उसको अस्थाई, अगर यहां पे मार्किंग किया हुआ है तो इसको जोर से मार देंगे, अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद कहीं पर ड्रिलिंग करने से पहले हमको पंचिंग करना है तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर ड्राइंग को अस्थाई करना है या मार्किंग को अस्थाई करना है, ड्राइंग को अस्थाई करने के लिए हम लोग डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। और ड्रिलिंग में करने से पहले जो हम लोग सर यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं सेंटर पंच। सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। डॉट पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है और सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है। पंचिंग एक टूल है सर जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और इसका जो ये पॉइंट होता है इस पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इस पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है ताकि सर ये मुड़े नहीं।
तो पंचिंग का मेनली काम क्या क्या हो गया सर? तो ये मेन काम हो गया पंचिंग का। एक सिरा यहां पर नर्लिंग किया हुआ होता है ताकि ग्रिप पकड़ने में आसानी हो। यहां का पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है फॉर डॉट पंच और 90 डिग्री हो जाता है फॉर सेंटर पंच। डॉट पंच का काम है ड्राइंग को अस्थायी करना और ड्राइंग में मार्किंग को अस्थायी करना, और ड्रिलिंग से पहले सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। ड्रिलिंग से पहले किसका प्रयोग करते हैं? सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, सही है सही है सही है जय किशोर जी, वेरी गुड। अब आते हैं सर नेक्स्ट में। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे, तब अगले कक्षा में हम लोग सर आगे बढ़ेंगे। एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे सर, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हड़बड़ाइएगा तो बोरा में जाइएगा। कहते हैं यहां से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर ये एडजस्टेबल होता है, बड़ा बड़ा वृत्त खींचने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें सर नर्लिंग किया हुआ होता है, एडजस्टेबल छेद होता है जिसके द्वारा हम इसके साइज को एडजस्ट करते हैं। इसके बाद है ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर सर वर्नियर हाइट गेज में, ये वर्नियर हाइट गेज है, इसी में ऑफसेट स्क्राइबर को हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा अस्थायी मार्किंग या मार्किंग की शुद्धता को बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर है डिवाइडर। डिवाइडर पे धार करने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर का काम क्या है सर? किसी लाइन को बांटना, वृत्त खींचना, वृत्त खींचना, किसी लाइन को बांटना, वृत्त खींचना, या स्टील रूल की माप को वर्कपीस पर ट्रांसफर करना, ये इसका काम है। ये माइल्ड स्टील का या हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसके नोक को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। उसके बाद है सर ये ऑयल स्टोन था ये। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रेमल पर। ट्रेमल का काम है सर दीर्घवृत्ताकार या वृत्ताकार या चाप के रूप में बड़ा वृत्त खींचने के लिए हम लोग ट्रेमल का उपयोग करते हैं। ट्रेमल में भी सर 15 से 50 सेंटीमीटर तक ये पाया जाता है। स्क्राइबर सबका तेज धार वाला होता है, जंग लगने से बचाने के लिए सब पे तेल या ग्रीस मारते हैं। उसके बाद पंच है। पंच का प्रयोग किस चीज के लिए करते हैं सर? मार्किंग को अस्थायी करने के लिए या ड्रिलिंग से पहले हम पंचिंग का प्रयोग करते हैं। इसका ये वाला सिरा नर्लिंग किया हुआ होता है ताकि ग्रिप आसानी से बने। इसका डॉट पंच होगा तो 60 डिग्री होगा और सेंटर पंच होगा तो 90 डिग्री होगा पॉइंट एंगल, और ये वाला सिरा हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है ताकि ये इसकी हार्डनेस बनी रहे। ठीक है, तो आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे।